गुड डे एवरीवन। मैं महेंद्र सिंह आर्या, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए और बीए बीएड प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, जिसमें हम कौटिल्य चाणक्य का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने मनु कौन था, मनुस्मृति और सप्तांग सिद्धांत, षाडगुणी नीति, मंडल सिद्धांत जिसमें परराष्ट्र नीति, वैदेशिक संबंध, चार उपाय, छाया, चार आश्रम, चार वेद, चार वर्ण, चार नीतियाँ, चार पुरुषार्थ, 11 इंद्रियों आदि बिंदुओं का हमने अध्ययन किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनु, कौटिल्य और शुक्र ये तीनों राजनीतिक विचारक हैं, सिमिलर हैं। इनमें बहुत सारे विचार एक दूसरे के समान विचार हैं, ठीक है। जिसमें अब इस चैप्टर में हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जिसमें वो चीज़ें व्यक्तिगत रूप से अलग होगी, अलग व्यक्तिगत जो विचार हैं उन्हीं का ही हम अध्ययन करेंगे, और जो टॉपिक सेम सिमिलर आएंगे उनका हम चर्चा नहीं करेंगे। सिमिलर जो टॉपिक है मैं आपको वापस बता देता हूँ, जिसमें पहले हमने मनु के बारे में पढ़ा, जिसमें मनु का सप्तांग सिद्धांत, षाडगुणी नीति, मंडल सिद्धांत, चार उपाय, वेद, आश्रम, वर्ण, चार पुरुषार्थ, ये पॉइंट सभी सेम कौटिल्य ने बताए और शुक्र ने भी यही बताए। अब जो अलग जो पॉइंट होगा उसके बारे में ही हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कौटिल्य, जिसे चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य आदि उपनामों से भी जाना जाता है। कौटिल्य अपने एक कथन में कहता है, इन्वर्टेड कॉमा, राजा के लिए प्रजा के सुख से बिन अपना कोई सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये कोटेशन कही थी आचार्य चाणक्य ने। मतलब मनु के समान कौटिल्य भी यही कह रहा है कि राजा का प्रमुख दायित्व क्या होता है, प्रमुख कर्तव्य क्या है, प्रजा रंजन और प्रजा रक्षण, है ना, लोक कल्याण। तो उसी प्रकार कौटिल्य भी यही कह रहा है कि राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न, मतलब प्रजा के सुख में ही या लोक कल्याण में ही राजा का सुख है, उसके अलावा उसका स्वय स्वार्थ, स्वय हित, कोई दूसरा सुख नहीं है। प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। जब प्रजा खुश रहेगी तो राजा स्वयं ही खुश रहेगा। और दूसरी जो कोटेशन है, दूसरा जो कथन है, उसमें कौटिल्य कह रहा है, मैं आपको जो चीज़ IMP होगी या तो उस पर अंडरलाइन करूँगा या उस पर रेक्टेंगल मार्क द्वारा मैं आपको स्पष्ट समझाऊंगा। अब इसके अंदर जो मैंने आपको रेक्टेंगल में जो नोटेड करवाने के लिए जो चीज़ दिखी है, तो उस पर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। कौटिल्य ने एक अलग चीज़ बताई है कि 4 तरह की विद्या, कितने तरह की, 4 तरह की विद्या। 4 तरह की विद्याओं में पहला नाम है आण्वेशिकी, दूसरी त्रयी, तीसरी वार्ता और चौथी दंड नीति। ये 4 विद्या है। विद्या कितनी है, 4 है। जो BA के विद्यार्थी है, और विशेषतः अब कोई बात नहीं क्योंकि पेंडेमिक दौर है, हो सकता है आपके भी बड़े क्वेश्चन न आकर अब इस बार BA BEड वालों के भी छोटे क्वेश्चन ही आए, है ना। तो जो 2 नंबर के क्वेश्चन BA वालों के आते हैं तो उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि 4 विद्या है, कौटिल्य द्वारा बताएगी 4 विद्याओं के नाम बताइए या 4 विद्याएं कौन सी हैं। तो उनमें से हैं आण्वेशिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आण्वेशिकी के अंदर क्या होता है कि न्याय, वेद, धर्म, वेदांत, क्या है, न्याय, वेदांत या दर्शन और तर्क, इन चीज़ों की प्रधानता होती है। त्रयी के अंदर धर्म, अधर्म, कामना, मोक्ष, धर्म, अधर्म, कामना और मोक्ष आदि बिंदुओं पर की चर्चा होती है। वार्ता के अंदर अर्थ और अनर्थ की, और दंड नीति में न्याय और अन्याय आदि बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो कौटिल्य अपनी कथन में कह रहा है 4 विद्या है, क्योंकि विद्या वह है जिसमें धर्म व अर्थ का परिज्ञान की सिद्धि हो, धर्म और अर्थ के परिज्ञान की सिद्धि हो, किंतु इनमें से दंड नीति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है,
क्योंकि अन्य विद्याओं का मूल दंड नीति में ही है और संपूर्ण सांसारिक जीवन दंड नीति पर ही आश्रित है। कौटिल्य, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, है ना। तो इसमें भी क्या बोला है इसने, जो 4 तरह की विद्या बताई और उसमें भी कौन सी विद्या को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया, दंड नीति। जैसा कि इससे पहले जो चैप्टर था मनु का, तो मनु में भी क्या कहा उसने कोटेशन में, राजा को साम दाम भेद नीति का अनुसरण करते हुए ही राज्य का संचालन करना चाहिए, लेकिन दंड नीति का नहीं। तो इस क्योंकि दंड से, दंड नीति, दंड का मतलब युद्ध है, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का नाश होता है, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है कि अगर युद्ध करना अगर आवश्यक हो तो उसे युद्ध भी करना चाहिए, लेकिन युद्ध कैसा हो, धर्मानुकूल हो, ठीक है। तो इसी तरह कौटिल्य ने भी ये चीज कही है कि दंड नीति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और संपूर्ण जो सांसारिक जीवन है वो दंड नीति पर ही आधारित है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। कौटिल्य को शासन कला तथा कूटनीति का महान प्रतिपादक कहा गया है। क्या कहा गया है? शासन कला तथा कूटनीति का महान प्रतिपादक। भारत एक प्राचीन गौरवमय देश है जिसे सदियों तक विश्व गुरु रहने का सौभाग्य प्राप्त रहा है। सूर्य सदैव पूर्व में उदय होता है, ज्ञान का सूर्य भी पूर्व से ही उदय हुआ था। अर्नेस्ट बार्कर का ये आरोप सही नहीं है कि भारत का प्राचीन काल राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से मरुभूमि है। तो इसमें लेखक कह रहा है कि सूर्य सदैव पूर्व में उदय होता है ना। सूर्य तो कहाँ होता है? पूर्व दिशा की ओर, और ज्ञान का जो सूर्य भी है किस दिशा में उदय हुआ है? पूर्व। पूर्व का मतलब यहाँ से पूर्वी देशों से है। जैसे पूर्वी देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना। तो इस तरह जो राष्ट्र है वो पूर्वी देश के अंदर, और पश्चिमी राष्ट्र के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, है ना, यूनान। तो ये देश जो कि किस देश, पश्चिमी राष्ट्रों में या पाश्चात्य देशों में की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अर्नेस्ट बार्कर का ने ये भारत के बारे में या पूर्वी देशों के बारे में क्या कहा कि भारत का प्राचीन काल राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से मरुभूमि, मतलब कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में कोई अपना महत्व नहीं रखता। और प्राचीन भारत ने विश्व को केवल आध्यात्मिक दर्शन दिया है, और भारत ने केवल क्या दिया है? आध्यात्मिक दर्शन। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज ने इस मत का पूर्णतः खंडन कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि प्राचीन भारत केवल अध्यात्म में ही नहीं अपितु समाज दर्शन में भी किसी प्रकार से पीछे नहीं था। लेकिन 20वीं सदी के बाद में के प्रारंभ में कौटिल्य द्वारा रचित कौन सा प्रमुख ग्रंथ था? उसका नाम था अर्थशास्त्र। जैसे मनु के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? मनुस्मृति। तो कौटिल्य के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। लेकिन ध्यान रखना, नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन उसमें अर्थ की गतिविधियों से ज्यादा उसमें क्या है? राजनीति, है ना। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम ये कह सकते हैं, जो कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है उसके बारे में हम कह सकते हैं राजनीति पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। क्या कह सकते हैं? राजनीति पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ क्या है? अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है। उसे कूटनीति तथा शासन कला का महान प्रतिपादन कहा जा सकता है। जो प्राचीन भारत के राजशास्त्री थे, राजनीतिक विचारक थे, उनमें कौटिल्य का स्थान क्या है? सबसे ऊपर है। और उसे शासन कला और कूटनीति, जो चालबाज बोल सकते हैं आप, है ना, कूटनीति और शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक कहा जा सकता है। जो एक राजनीतिक विचारक था उसका नाम था सालेटोर। सालेटोर के अनुसार, इन्वर्टेड कोमा, प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधारा में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। सालेटोर ने जो अपने कथन में कहा है कि प्राचीन भारत की जो राजनीतिक विचारधारा है उनमें सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य जो विचारधारा है किसकी है? कौटिल्य की विचारधारा है। कौटिल्य द्वारा जो प्रमुख रचित ग्रंथ था उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र, है ना। उसके बारे में हम अगले बिंदु पे चर्चा करेंगे। अब हम अगले बिंदु पे लेते हैं कौटिल्य या चाणक्य का जीवन परिचय की जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। भारत के महानतम कूटनीतिज्ञ कौटिल्य के जन्म के संबंध में अनेक प्रमाणिक सामग्री का बड़ा शोचनीय भाव है। उनके बहिर्मुखी व्यक्तित्व के समान ही उनके नाम भी अनेक रहे हैं, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध हैं: विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। मतलब ये क्या कह रहा है कि
जो कौटिल्य का जन्म है, जन्म के बारे में भी बहुत अलग अलग बातें हैं कि जिस प्रकार आपने हिंदी साहित्य अगर पढ़ा है तो उसमें सूरदास और तुलसीदास है ना, उनके जन्म और जन्म स्थान के संबंध में भी काफ़ी वाद विवाद रहे हैं। उनका जन्म की स्थान की जो प्रामाणिकता है वो पूर्ण रूप से सत्य किसी ने भी नहीं बताई है, और सभी ने अलग अलग अपने विचार रखे कि उनके जन्म कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, है ना। तो उनके जन्म स्थान के बारे में पूरी प्रामाणिकता कब हुआ, इसके बारे में पूरी प्रामाणिकता नहीं है। इसी प्रकार जो कौटिल्य था उनके भी जन्म के बारे में, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उसके बारे में सत्य था और प्रामाणिक तथ्य आज भी उपलब्ध नहीं है। सभी ने अलग अलग तथ्य बताए। और बात जैसा मैंने आपको बताया कि कौटिल्य के अनेक नाम थे, जिनमें विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। अब मैं आपको ये बता दूं कि कौटिल्य का नाम कौटिल्य क्यों पड़ा। कौटिल्य का नाम कौटिल्य पड़ने का कारण था कि उसने कुटिल नामक वंश, ब्राह्मण वंश, क्या था, कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, इसलिए उसका नाम कौटिल्य पड़ा। चाणक्य उसके पिता का नाम था, इसलिए उसका नाम भी चाणक्य रख दिया। कौटिल्य और चाणक्य ये तो हो गया। विष्णुगुप्त वास्तविक नाम था उसका। विष्णुगुप्त क्या था, उसका वास्तविक नाम था। लेकिन आप आगे इसके बारे में अगर पूर्ण और चर्चा करते हैं तो बहुत सी किताबों में एक और नाम आता है, खंडगुप्त। क्या नाम आता है, खंडगुप्त। खंडगुप्त का मतलब ये होता है कि उसका एक दांत था वो खंडित था, दांत खंडित होने के कारण उसका नाम खंडगुप्त भी रखा गया। तो ये एक तरह से आपकी बुक के अंदर वैसे 3 नाम दिए गए। विष्णुगुप्त क्या था, उसका वास्तविक नाम था। कौटिल्य नाम कैसे पड़ा, कुटिल वंश, ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के कारण। और चाणक्य उसके पिता का नाम होने के कारण उसका नाम चाणक्य रखा गया। आपको वापस में नोट द्वारा लिखवा दूं मैं उसके नाम के बारे में। ये नाम है ना, 3 प्रसिद्ध नाम। ये 3 प्रसिद्ध नाम क्या क्या है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, जबकि उसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। अब जन्म के बारे में अगर बात करें, जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो उसके बारे में अलग अलग मत थे। कौटिल्य मौर्य समाज की आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। कौटिल्य क्या था, मौर्य समाज के संस्थापक। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे कौन, कौटिल्य। उसके जन्म के समय जिस राजा का राज था मौर्य साम्राज्य में, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब बौद्ध धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म ने या बौद्ध ग्रंथ में जो कौटिल्य की जन्मभूमि कहाँ मानते हैं, तक्षशिला कि बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म वाले लोग कौटिल्य का जन्म स्थान कहाँ बताते हैं, तक्षशिला में। और जैन ग्रंथों के अनुसार उसकी कौटिल्य की जन्मभूमि कहाँ है, मैसूर राज्य का श्रवणबेलगोला प्रदेश। क्या है, मैसूर राज्य का श्रवणबेलगोला प्रदेश है। और इसके अलावा कुछ अन्य विद्वान हैं जो उनका जन्मस्थान कहाँ मानते हैं, नेपाल की तराई प्रदेश मानते हैं। ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको ये चीज़ें इसे अंडरलाइन कर दें, ये वाला ना, कि सभी जो राजनीतिक विचारक हुए उन्होंने सबने अलग अलग बताए। अलग बौद्ध धर्म में अलग बताएगा, जैन धर्म में अलग बताया, और जो अनेक राजनीतिक विद्वान थे उन्होंने अलग बताया। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ में क्या माना, तक्षशिला उनका जन्मस्थान, और जैन धर्म में मैसूर राज्य का श्रवणबेलगोला प्रदेश, और कुछ लोगों ने क्या माना कि जन्मस्थान नेपाल का तराई प्रदेश है ना। इन्हें आप नोट कर लें। अब अपन बात करते हैं कौटिल्य द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। ठीक है ना। कौटिल्य द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ क्या था, अर्थशास्त्र था। क्या, कौन सा ग्रंथ था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में भी जो रचित ग्रंथ है उसके बारे में अलग भ्रांतियाँ हैं, अलग अलग मतभेद है, अलग अलग विचार है। तो उनमें बहुत से अर्थशास्त्री कौन ईसा से 3री शताब्दी का मानते हैं, कोई इसे 3री शताब्दी से पूर्व का मानते हैं। तो अलग अलग मत हैं, इनके संदर्भ में भी इस पर हम चर्चा करते हैं। इसके अंदर लिखा है कि अर्थशास्त्र के रचना काल का संबंध में विद्वानों के पर्याप्त मतभेद हैं। कीथ,
जाली, विंटर नृत्य आदि विद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ईसा की 3वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं, परंतु डॉक्टर श्याम शास्त्री, जिन्होंने सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पांडुलिपि उपलब्ध करके उसका अंग्रेजी अनुवाद किया। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, पाश्चात्य विद्वान प्लेटो और स्मिथ, गणपति शास्त्री, के एन लॉ और डॉक्टर बी आर भंडारकर अनेक विद्वान अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानते। मतलब जो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित जो ग्रंथ था उसमें अलग अलग मत अपना अलग अलग विचार रखते हैं। कोई से 3वीं शताब्दी ईसा की 3वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं और कोई से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानते हैं। ठीक है ना। अब हम चर्चा कर रहे हैं अगले बिंदु पर कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जिसे जो कि राजनीति पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था। अब इसके अंदर क्या है कि 15 अधिकरण है। अंदर अधिकरण का मतलब 15 भाग कह सकते हैं, 15 अध्याय कह सकते हैं, और इसकी रचना गद्य तथा पद्य दोनों में ही की गई है। जैसा कि आप नोट कर सकते हैं, इसे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, है ना। इस चीज को अंडरलाइन करें आप लोग। अर्थशास्त्र की रचना गद्य तथा पद्य दोनों में की गई है। गद्य और पद्य का मतलब क्या होता है? आपने गद्य पद्य संग्रह है जो आपने 9th 10th में पढ़े होंगे, है ना, 11th 12th में पढ़े होंगे गद्य पद्य, है ना। तो गद्य का अर्थ क्या होता है और पद्य का अर्थ क्या होता है? गद्य का अर्थ होता है जो आप कहानी के रूप में पढ़ते हैं, है ना, कहानी जैसे, पैराग्राफ जैसे, तो उसे क्या बोलते हैं? गद्य। और पद्य का अर्थ होता है कविता के रूप में लिखी हुई चीजें, क्या कहलाती है? पद्य। तो इस अर्थशास्त्र की रचना गद्य पद्य दोनों में की गई है तथा इस ग्रंथ में 15 अधिकरण है। मतलब 15 अधिकरण का अर्थ होता है 15 अध्याय या 15 भाग। 15 भागों में या 15 अध्यायों में क्या क्या चीज़ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो बीएड के विद्यार्थी हैं, हो सकता है इनको इस टाइप का क्वेश्चन आपके आ जाए, तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि 15 जो कौटिल्य के क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौटिल्य के 15 अधिकरणों के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए या कौटिल्य के 15 अध्यायों के बारे में संक्षिप्त रूप में बताइए। तो आपको इसके बारे में ये लिखना है ना। तो क्या क्या चीज़ें, तो मैं आपको थोड़ा पहले बता दूं कि 15 क्या क्या चीज़ें, उस पर मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये आपको ये अंडरलाइन कर लीजिए आप। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, है ना। ये 3 नीचे 13वां, 14वां और 15वां, है ना। ये 15 पार्ट है, 15 अध्याय हैं। नोट करें इनको आप, जो आपको बोल्ड वर्ड में दिख जाएंगे, जो बिल्कुल डार्क कर रखे हैं, उनको हाईलाइट कर रखा है, तो उसे आप देख के समझ सकते हैं कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें 15 भाग थे और 15 भागों में क्या क्या चीज़ बता रखी है वो आप नोट कर ले। पूरा पैराग्राफ एक तरह से आईएमपी कह सकते हैं इसे, तो मैं पूरे पैराग्राफ को ही रेक्टेंगल में डाल रहा हूँ ना। इसे आप पूरा लिख दें और पूरा नोट्स में लिख लें आप इसे। जो पहला पार्ट था विनयाधिकरण, क्या था? विनयाधिकरण। इसमें क्या था कि राजा के जीवन और व्यवहार का सामान्य वर्णन है कि राजा के क्या कार्य होंगे, राजा के दिनचर्या कैसी होगी, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसके बारे में जो बताया गया है वो इस भाग में बताया गया है अर्थशास्त्र के पहले पार्ट में, जिसका नाम है विनयाधिकरण। क्या नाम है? विनयाधिकरण। जो दूसरा पार्ट है, दूसरा अध्याय है या दूसरा अधिकरण है, उसका नाम है अन्यक्ष प्रचार। कौन सा, क्या नाम है? अन्यक्ष प्रचार। अन्यक्ष प्रचार में राज्य के विभिन्न प्रशासकीय अध्यक्षों के विभागों और कर्तव्यों का वर्णन है। पहला जो भाग है उस क्या है? विनयाधिकरण, उसमें राजा के संबंधित। जो दूसरा पार्ट है उसमें
जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है ना, अध्यक्ष होते हैं उसके, उनके बारे में चर्चा की गई है। जो तीसरा पार्ट है धर्मस्थीय, क्या तीसरा पार्ट है उसका नाम क्या है, धर्मस्थीय। तो तीसरे जो पार्ट है धर्मस्थीय में अर्थशास्त्र के अनुसार मुकदमों की सुनवाई और निर्णय आदि बातों का वर्णन है। क्या है, मुकदमों की सुनवाई और निर्णय आदि न्यायिक बातों का। धर्मस्थीय का मतलब आज की वर्तमान व्यवस्था का अगर तुलना करें तो क्या है, न्यायपालिका, क्या कह सकते हैं उसे, न्यायपालिका, है ना। उसमें वहाँ पर क्या होता है, मुकदमों की सुनवाई और निर्णय आदि न्यायिक बातों का वर्णन किया गया है। तो एक तरह से उस समय की न्यायपालिका हो गई धर्मस्थीय। चौथा है कंटक शोधन। ठीक है, कंटक शोधन मतलब समाज में विकृतियां काटे, समाज की काटे। कंटक शोधन मतलब उसे आप अपराधी की श्रेणी में ले सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपराधी। कंटक शोधन में समाज के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले के लिए दंड विधान की व्यवस्था है। जो व्यक्ति किसी ने अपराध किया, अपराधी हैं, तो उसके लिए दंड की जो व्यवस्था है किसमें है, कंटक शोधन में, चौथे अध्याय में। अब हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र के 5वें अध्याय योग व्रत की। तो योग व्रत जो 5वां अध्याय है उसमें क्या है, राज्य कर्मचारियों के कर्तव्यों का उल्लेख तथा राजभक्तों को दंड देने के नियम। मतलब जो राज्य कर्मचारी उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, उनके क्या दायित्व हैं, ठीक है। और जो दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है, या देशद्रोही है, या अराजकता फैलाने वाले हैं, तो उनके लिए दंड की जो व्यवस्था है किसमें है, 5वें अध्याय में, अर्थशास्त्र के 5वें अध्याय, जिसे किस नाम से जाना गया है, योग व्रत। जो छठा अध्याय है उसका नाम है मंडल योनि। कौन सा क्या अध्याय है, क्या नाम है, मंडल योनि। मंडल योनि में शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के उपाय बताए गए। क्या है, मंडल योनि के अंदर शत्रु राष्ट्र को वश में करने के उपाय, कि शत्रु राष्ट्र को वश में कैसे किया जाए, राज्य के द्वारा किया, राजा के द्वारा किया जाना चाहिए, उस जो उपाय बताए गए किसमें है, छठे अध्याय मंडल योनि में। और जो 7वां अध्याय है वो है 60 गुण में शत्रुओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए, कि मतलब शत्रुओं से प्रतिकार कैसे लिया जाए, वो बताया 7वें अध्याय 60 गुण में। अर्थशास्त्र का जो 8वां अध्याय है उसका नाम है व्यसनाधिकारक। क्या नाम है, व्यसनाधिकारक में राज्यों की विपत्ति के मूल कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताए गए, कि राज्य की विपत्ति या राजा की प्रजा संबंधी समस्या है ना, उसके लिए विपत्तियों का मूल कारण क्या है और उसे दूर कैसे किया जाए, इस संबंधी जो उपाय बताए गए हैं वो किसमें है, 8वें अध्याय व्यसनाधिकारक में। 9वां अध्याय है या 9वां जो अभिकरण है उसका नाम क्या है, अभ्यार्थ कर्म। अभ्यार्थ कर्म में विजय के लिए प्रस्थान से पूर्व विचारणीय विषयों पर प्रकाश डाला गया है, कि मतलब विजय से पूर्व, मतलब राजा को जब युद्ध पे जाएगा, विजय प्राप्ति के लिए जाएगा, तो उनसे किस किन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, किन किन विषयों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके संदर्भ में जो उपाय बताए गए हैं वो इसके अंदर हैं। अब अपन बात करते हैं 10वें अध्याय की। 10वां अध्याय कौन सा है, क्या नाम उसका, सांग्रामिक। क्या नाम है, सांग्रामिक। 10वें अध्याय जो इसका नाम है सांग्रामिक में विजय के लिए युद्ध संबंधी नियम। क्या है, विजय के लिए युद्ध संबंधी नियम, कि युद्ध में एक राजा कैसे विजय प्राप्त कर सकता है, कि युद्ध में एक राजा कैसे विजय प्राप्त कर सकता है, कौन से अध्याय में बताया गया है इस बारे में, 10वें अध्याय में। उसका नाम क्या है, सांग्रामिक। 11वें अध्याय को हम संघव्रत नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संघव्रत। और संघव्रत के अंदर संघ राज्यों में फूट डालने की विधियां हैं। क्या है, कि जो राज्य हैं, राज्य को एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों में फूट कैसे डाली जाए, दूसरे राष्ट्र को एक दूसरे जो अन्य जो मित्र राष्ट्र है उनके बीच में शत्रुता कैसे पैदा की जाए, आदि उपाय जो विधियां हैं, उपाय किसमें बताए गए हैं, 11वें जो अध्याय है उसका नाम है संघव्रत, उसमें बताए गए हैं। 12वां जो अध्याय है उसका नाम है अवलियस। अवलियस में निर्बल राजाओं द्वारा प्रबल राजाओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं, कि निर्बल राजाओं के द्वारा प्रबल राजाओं के प्रतिकार के रूप बताए गए हैं, कि निर्बल राजा द्वारा प्रबल जो राजा है उसे प्रतिकार कैसे किया जाए। नेक्स्ट जो 13वां अध्याय है उसका नाम है दुर्लभ उपाय। दुर्लभ उपाय इसके अंदर क्या है, कि शत्रुओं के दुर्गों पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताए गए।
शत्रुओं के दुर्गों पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, मतलब जो शत्रु राष्ट्र है उसके दुर्ग मतलब किलापुर, उस पर कैसे विजय प्राप्त की जाए उसके बारे में बताया गया है किस कौन से अध्याय में, 13वें अध्याय में। नेक्स्ट जो सेकंड लास्ट अध्याय बचता है 14 अध्याय, उसका नाम है औपनिषदक। क्या नाम है? औपनिषदक। औपनिषदक में शत्रु पर विष, जादू टोना आदि की प्रयोग की विधि बताइए कि शत्रु जो राष्ट्र है उस पर विष का प्रभाव, जादू टोना कैसे किया जाए, उसे पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, उसे अपने राष्ट्र पद भ्रमित कैसे किया जाए आदि जो विधियाँ हैं कौन से अध्याय के अंदर बताई गई है? 14वें अध्याय के अंदर, है ना। उसका नाम क्या है? औपनिषदक। और जो अंतिम भाट है, अंतिम अध्याय है, अंतिम अभिकरण है, उसका नाम ही क्या है? अधिकरण। क्या नाम है? अधिकरण। जो अंतिम 15वें अधिकरण में अर्थशास्त्र की अर्थ की सामान्य विवेचना की है। क्या बताया गया है कि अर्थशास्त्र में के अर्थ मतलब अर्थशास्त्र का अर्थ को मैंने आपको पहले बता दिया कि अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। क्या है? नोट कर ले इसको। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं होकर राजनीति पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इसे आप नोट कर लें। तो 15वें अध्याय के अंदर इसकी चर्चा की गई है। अब हम अगली जो क्लास है इसकी कौटिल्य की जो सेकंड क्लास होगी उसके अंदर कौटिल्य की क्या क्या धारणाएं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।